हेलो दोस्तों। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप सबको पता होगा, हम हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जो हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट में हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट का जो क्लर्क का पेपर होने वाला है, उसके लिए टारगेट 10,000 जो है वन लाइनर्स पढ़ा रहे होंगे, जीके के, स्टैटिक जीके के और करंट अफेयर्स के दोनों के मिला के। तो दोस्तों उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। आई थिंक 10,000 अगर वन लाइनर्स आप कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन बाहर जा रहा होगा। तो मेरे साथियों, हम लोगों ने एक वीडियो इस पे किया है ऑलरेडी, ठीक है। उसमें लगभग 200 वन लाइनर्स के राउंड हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज उससे आगे पढ़ने का काम करेंगे, क्योंकि टेक्निकल ग्लिच हमारे इस उसमें आ गया था सिस्टम में, तो हम उस वीडियो को वहीं पे आगे नहीं बढ़ा पाए थे। तो साथियों, आज हम लीगल एप्टीट्यूड एंड जुडिशरी यानी कि कानूनी अभिरुचि और न्यायपालिका से शुरू करेंगे। तो आप लोगों का बहुत स्वागत है। तो मैं बहुत ज़्यादा समय आप लोगों का जाया ना करते हुए सीधे मुद्दे पे आता हूँ, ठीक है। ताकि क्योंकि अभी ये हाई टाइम चल रहा है, एकदम पीक टाइम चल रहा है, जब सबको अपने समय की कीमत है और बहुत ज़्यादा कंटेंट आप लोगों को देना चाहते हैं हम लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके और आप लोग इस एग्ज़ाम में सक्सेस पा सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में जो एक केस हुआ, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कि 13 न्यायाधीशों की पीठ ने मूल ढांचा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया या इसका जो है कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। मूल ढांचे का जो सिद्धांत है वो कब दिया गया? वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो केस हुआ 1973 में। इसमें 13 न्यायाधीशों की एक पीठ बैठी और जिसने एक कॉन्सेप्ट दिया, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन या मूल ढांचा सिद्धांत। अगर मैं बताऊं, हालांकि मैं एक्सप्लेन करने निकलूँगा तो बहुत समय लग जाएगा। अगर मैं बताऊं, इस 13 जजेस की बेंच ने कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर माना। उन्होंने कहा कि आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बात इन्होंने मानी, ये बात का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया और ये आगे चल के भी फॉलो होता रहा, ठीक है। हालांकि इसमें भी परिवर्तन होते रहे, मैं आगे इसमें आपको सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। अब देखो, ये हैबियस कॉर्पस जो है, बंदी प्रतिरक्षण रिट जो है, हैबियस कॉर्पस जो है, अभी ये ऐसे टर्म्स हैं जो लीगल से अगर आप जुड़ेंगे तो लगातार सुनने में को मिलेंगे। तो और ये ऐसे टर्म्स हैं जो कंफ्यूज भी करते हैं। तो चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं। हैबियस कॉर्पस क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करना। ये गैर कानूनी हिरासत में सुरक्षा देता है। फॉर एग्जाम्पल, हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है शरीर को प्रस्तुत करना, यानी कि 24 घंटे के अंदर में आपको किसी भी कैदी को जो है न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करना होता है। उसी के अंतर्गत आता है हैबियस कॉर्पस, जिसका मतलब है शरीर को प्रस्तुत करना इन फ्रंट ऑफ जुडिशरी, ठीक है। और मैंडामस यानी प्रामादेश की मैंडामस रीट क्या होता है? किसी सार्वजनिक अधिकारी को उसका कानूनी कर्तव्य निभाने का आदेश देने के लिए जारी किया जाता है। किसी सार्वजनिक अधिकारी को उसका कानूनी कर्तव्य निभाने का आदेश देने के लिए जारी की जाती है। और क्वावारेंटो क्या होता है? क्वावारेंटो रिट क्या होता है? ये जांचने के लिए जारी की जाती है कि किस अधिकारी से किसी व्यक्ति ने सार्वजनिक पद धारण किया, कि जांचने के लिए जारी किया जाता है कि किस अधिकारी से किसी व्यक्ति ने सार्वजनिक पद धारण कर लिया, ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 129 देख लेते हैं। आर्टिकल 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दर्जा प्राप्त हुआ है, ठीक है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दर्जा प्राप्त हुआ है, यानी कि अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 215 के तहत, देखिए ये इम्पोर्टेंट हैं, बीइंग अ क्लर्क, 129 के तहत और 215 के तहत दोनों सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट दोनों को जो है अभिलेख न्यायालय या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दर्जा प्राप्त है। भारत में जनहित याचिका PIL के जनक न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति PN भागवती माने जाते हैं, ठीक है। न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति PN भागवती माने जाते हैं दोस्तों। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 ने 1860 के भारतीय दंड संहिता IPC का स्थान लिया। 1 जुलाई 2024 से लागू।
भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय नागरिक संहिता BNSS 2023 ने 1973 के दंड प्रक्रिया संहिता CRPC का स्थान लिया। ठीक। भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 ने 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लिया। एक बार रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय न्याय संहिता BNS ने 2023 में लागू होकर 1880 के IPC का स्थान लिया। ये कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNS ने 2023 ने 1973 के दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि CRPC का स्थान लिया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 ने 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लिया। अपकृत्य कानून टोर्ट लॉ सिविल दोषों से संबंधित है, जहां अनाधिकारित हर्जाना अनलिक्विडेटेड डैमेजेस दिया जाता है। ठीक है, तो अपकृत कानून टॉर्ट लॉ सिविल दोषों से संबंधित है, जहां पे अनिर्धारित हर्जाना अनलिक्विडेटेड डैमेजेस दिए जाते हैं। प्रतिनिधिक दायित्व विकोरियस लाइबिलिटी के तहत नियोक्ता मास्टर अपने कर्मचारी सर्वेंट द्वारा काम के दौरान किए गए गलत कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, प्रतिनिधिक दायित्व विकोरियस लाइबिलिटी के तहत नियोक्ता मास्टर अपने कर्मचारी सर्वेंट द्वारा काम के दौरान किए गए गलत कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है भाई, समझ गए? भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 10 के अनुसार बिना प्रतिफल कंसीडरेशन के किए गए समझौते शून्य वॉइड होते हैं। एक्स नूडो पैक्टो नॉन ऑर्टिर एक्सियो। ठीक है, तो बिना कंसीडरेशन के या प्रतिफल के किए गए समझौते शून्य वॉइड होते हैं। संघीय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस वे गंभीर अपराध हैं जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से हैं? जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है दोस्तों, ये ध्यान रखना। ठीक है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 21 के तहत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को उचित निष्पक्ष और न्यायसंगत होना चाहिए। मेनका गांधी तथा भारत संघ 1978 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 21 के तहत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को उचित निष्पक्ष और न्यायसंगत होना चाहिए। राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण नालसा का गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने और लोक अदालतें लगाने हेतु हुआ। तो नालसा का गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने और लोक अदालत लागू हेतु हुआ। भाई इसको याद रख लेना। नालसा के कुछ स्टूडेंट्स ने जो है जब ही माननीय CGI को अपने एक प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाने से मना कर दिया है। ठीक है, तो हो सकता है इस पे कोई क्वेश्चन बने। ठीक है, अनुच्छेद 141 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों पे बाध्यकारी होता है। अनुच्छेद 141 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों पे बाध्यकारी होता है। स्टेरे डिसाइसिस अनुच्छेद 141 के अनुसार है ये। ठीक है। इग्नोरेंटिया जुरिस नॉन एक्सुसेस्ट का अर्थ है कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑडी एल्ट्रेम पार्टेन प्राकृतिक न्याय का नियम है जिसका अर्थ है दूसरे पक्ष को भी सुनो। ठीक है, प्राकृतिक न्याय का नियम है जिसका अर्थ है दूसरे पक्ष को भी सुनो। नेमो जुडेक्सा इन कॉजा सुआ का अर्थ है कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता है। ठीक है, दोहरे दंड से संरक्षण डबल जोपार्डी अनुच्छेद 20 सब क्लोज 2 के तहत एक मौलिक अधिकार है। डबल जोपार्डी अनुच्छेद 20 सब क्लोज 2 के तहत एक मौलिक अधिकार है दोस्तों। स्वदोषारोपण के विरुद्ध अधिकार सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अनुच्छेद 20 सब क्लोज 3 में दिया गया है।
किसी को खुद के खिलाफ गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है। स्व दोषारोपण के विरुद्ध अधिकार सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अनुच्छेद 20 सब क्लोज 3 में दिया गया है, किसी को खुद के खिलाफ गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कार्यत्तर कानून एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के संरक्षण अनुच्छेद 20(1) के तहत प्रदान किया गया है। भारतीय बार परिषद BCI अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत स्थापित एवं वैधानिक निकाय है। तो भारतीय बार परिषद जो है वो वैधानिक निकाय है दोस्तों। लोक अदालतों के फैसलों को सिविल कोर्ट की डिक्री माना जाता है। इनके खिलाफ कोई अपील नहीं होती है। लोक अदालतों के फैसलों को सिविल कोर्ट की डिक्री माना जाता है और इनके खिलाफ कोई अपील नहीं होती है। अनुच्छेद 39A 42वें संशोधन गरीबों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान करता है दोस्तों। कौन सा 39 है? 42वें संशोधन के द्वारा गरीबों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान करता है। न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 के तहत अवमानना 2 प्रकार की होती है, सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना। न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 के तहत अवमानना 2 प्रकार की होती है, सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना। ठीक है। सूचना के अधिकार RTI एक्ट 2005 के अनुसार इसके तहत 30 दिन में सूचना देना अनिवार्य है। तो RTI एक्ट 2005 के अनुसार 30 दिन के अंदर अगर किसी ने RTI लगा दी तो 30 दिन के अंदर उसका जवाब देना अनिवार्य है। मानहानि डिफेमेशन भारत में सिविल दोष टोर्ट और आपराधिक अपराध दोनों हैं। ठीक है। मानहानि डिफेमेशन भारत में सिविल दोष टोर्ट और आपराधिक अपराध दोनों हैं। अग्रिम जमानत एंटिसिपेटरी बेल गैर जमानती अपराध में गिरफ्तारी की आशंका होने पर दी जाती है। ठीक है। गैर जमानती अपराध में गिरफ्तार होने की आशंका पर दी जाती है। तो एंटिसिपेटरी जो बेल होती है यानी कि अग्रिम जमानत जो होती है, जो आप अखबारों में न्यूज़ में बहुत सुनते हैं, वो गैर जमानती अपराध में गिरफ्तारी की आशंका होने पर दी जाती है। रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा 2002 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्यूरेटिव पिटीशन, ठीक है, रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्यूरेटिव पिटीशन की अवधारणा स्थापित की। ठीक है। आप थोड़ा सा पंजाब और हरियाणा का रीजनल मामला देख लेते हैं भाई कैसा चल रहा है। ठीक है। आप लोग चिंता मत करिए, इसके अलावा जो मिसलिनियस में है वहाँ पे भी बहुत सारे सवाल डले हुए हैं, लगभग 500 के अराउंड डले हुए हैं, वो मिक्स है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय मूल रूप से 21 मार्च 1919 को लाहौर में स्थापित हुआ। ठीक है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय मूल रूप से 21 मार्च 1919 को लाहौर में स्थापित हुआ। ठीक है दोस्तों। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद यह उच्च न्यायालय शिमला में स्थानांतरित हुआ। तो 21 मार्च 1919 को कहाँ? लाहौर में स्थापित हुआ। ठीक है। फिर ये शिमला में स्थानांतरित हुआ कब? जबकि आज़ादी मिल गई। फिर 17 जनवरी 1955 को चंडीगढ़ की वर्तमान इमारत में शिफ्ट हो गया। तो कब हुआ? 17 जनवरी 1955 को चंडीगढ़ की वर्तमान इमारत में आया। इससे पहले ये शिमला चले गए इंडिपेंडेंस के बाद में। उससे पहले इसकी स्थापना जो है, अगर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की बात कर लें तो 21 मार्च 1919 को लाहौर में हुई दोस्तों। ठीक है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन स्विस फ्रांसीसी वास्तुकार ली कॉर्ब्यूजे, जिन्होंने पंजाब का भी वो बनाया है, ने तैयार की है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन स्विस और फ्रांसीसी वास्तुकार ली कॉर्ब्यूजे, जिन्होंने चंडीगढ़ का भी डिज़ाइन बनाया है, ने तैयार किया था। न्यायमूर्ति सर सादी लाल लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय थे। तो सर सादी लाल लाहौर, भाई हरियाणा में जब भी क्वेश्चन होते हैं इस तरह के सवाल भर के आते हैं दोस्तों, पढ़ लो इनको ध्यान से, एकदम सवाल बनने के चांसेस है। न्यायमूर्ति सर सादी लाल लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय थे, जो कि 1920 में बने। न्यायमूर्ति रामलाल स्वतंत्रता के बाद पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय शिमला के पहले मुख्य न्यायाधीश बनने वाले थे। तो पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय यानी शिमला के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो न्यायमूर्ति रामलाल जी बने। ठीक है। न्यायमूर्ति जयसी शाह आयोग
न्यायमूर्ति जयसीसा आयोग 1966 की सिफारिश पर भाषाई आधार पर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ। तो देख लो किसके, जेसी शाह 1966, कब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ भाई दोस्तों। हरियाणा भारत संघ के 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी और यूटी बनाया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई, चलिए मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। चलिए, तो हरियाणा राज्य 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी और यूटी बनाया गया। काला हिरण, ब्लैक बग, पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों का राज्य पशु है। तो ठीक है, काला हिरण पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों का राज्य पशु है भाई। ब्लैक बग जो है, काला तीतर, ब्लैक फ्रैंकलिन हरियाणा राज्य का राज्य पक्षी है। उत्तरी गोस्वक बाज, नॉर्दर्न गोस्वक पंजाब राज्य का राष्ट्रीय पक्षी है भाई। शीशम, इंडियन रोजवुड पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों का वृक्ष है। पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों का वृक्ष है भाई, राज्य वृक्ष है। कमल हरियाणा का राज्य फूल है। कमल हरियाणा का राज्य फूल है, जबकि ग्लैडियोलस पंजाब का राज्य फूल है दोस्तों। भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बना है। इसके जलाशय को हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर कहा जाता है। भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बना है। इसके जलाशय को हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर कहा जाता है दोस्तों। दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झीलों में से एक है। दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झीलों में से एक है, जो गुरुग्राम जिले में स्थित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम और भिंडवास पक्षी अभ्यारण्य झज्जर हरियाणा के 2 प्रसिद्ध रामसर स्थल हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं रामसर स्थल, प्रसिद्ध रामसर स्थल? सुल्तानपुर का राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुड़गांव में है, और भिंडवास पक्षी उद्यान जो कि झज्जर में है वो है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्वालिकी की पहाड़ियों में स्थित है और साल के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के यमुनानगर जिले में शिवालिकी की पहाड़ियों में स्थित है और साल वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है भाई। चलो भाई आगे चलते हैं। हरीके आर्द्रभूमि रामसर साइट पंजाब में ब्यास और सतलुज नदियों के संगम पर स्थित है। हरीके रामसर साइट पंजाब में ब्यास और सतलुज नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, हरीके आर्द्रभूमि रामसर साइट पंजाब में ब्यास और सतलुज नदी पर संगम पर स्थित है। ठीक है, रामसर साइट है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में है। ठीक है, तो ये दोनों तरह आ सकता है। ये हरियाणा की हिस्ट्री के तौर पे पूछा जा सकता है, ये नॉर्मल हिस्ट्री के तौर पर पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है दोस्तों। बनावली फतेहाबाद हरियाणा में स्थित हड़प्पा कालीन स्थल है, जहाँ से मिट्टी का हल और जौ के साक्ष्य मिले हैं। बनावली फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है ये, जहाँ से मिट्टी का हल और जौ के साक्ष्य मिले हैं। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई। ठीक है, दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर, बैरम खां और हेमू के बीच हुई। तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई दोस्तों। तो पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी जी के बीच में हुई। दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर, बैरम खां और हेमू के बीच में हुई दोस्तों। तीसरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई। याद रह जाएगा ना भाई। ठीक है, इनसे सवाल पूछा जावा है। कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर वह स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया था भाई। तो कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर वह स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया। महाराजा रणजीत सिंह ने 1801 में सिख साम्राज्य की स्थापना की और लाहौर को अपनी प्रशासनिक राजधानी बनाया भाई। तो महाराजा रणजीत सिंह ने 1801 में सिख साम्राज्य की स्थापना की और लाहौर को अपना प्रशासनिक राजधानी बनाया। ठीक है, अमृतसर की संधि 1809 महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चार्ल्स मेटकाल्फ के बीच हुई। अमृतसर की संधि 1809 महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चार्ल्स मेटकाल्फ के बीच में हुई। सोबराव का युद्ध 1856 प्रथम एंग्लो सिख युद्ध की निर्णायक लड़ाई थी। ठीक है, द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध 1849 के बाद लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब पर
को विलय कर लिया। सोबराव का युद्ध 1856 प्रथम एंग्लो सिख युद्ध की निर्णायक लड़ाई थी, और द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध 1849 के बाद लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब का विलय कर लिया दोस्तों। ठीक है, चलिए। उधम सिंह ने 1940 में लंदन में माइकल ओडायर की हत्या करके जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया। ठीक है। पंडित भागवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, जो कि 1 नवंबर 1966 को बने। पंडित भगवत दयाल शर्मा। ठीक है। धर्मवीरा हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल थे। धर्मवीरा हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल थे भाई। ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर पुनर्गठित पंजाब के पहले मुख्यमंत्री बने। ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर पुनर्गठित पंजाब के पहले मुख्यमंत्री बने 1966 में। सर चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी स्वतंत्रता के बाद पंजाब के पहले भारतीय राज्यपाल थे। सर चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी स्वतंत्रता के बाद पंजाब के पहले भारतीय राज्यपाल थे। हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें, 17 SC आरक्षित, 10 लोकसभा सीटें और 5 राज्यसभा सीटें हैं। ठीक है, तो टोटल मिला के 105 सीटें हैं, जिनमें से 17 जो है SC रिजर्व है। ठीक है, 90 सीटों में अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है दोस्तों। चलो, पंजाब विधानसभा में 117 सीटें। पंजाब विधानसभा में 117 सीटें हैं, जिसमें से 34 SC आरक्षित हैं, 13 लोकसभा सीटें और 7 राज्यसभा सीटें हैं। ठीक है। करोहो चोटी, करोहो पीक 1499 मीटर, मोरनी पहाड़ियाँ पंचकुला में हरियाणा का उच्चतम भौगोलिक बिंदु है। करोहो चोटी 1499 मीटर की है। ये मोरनी पहाड़ियों में स्थित है और ये पंचकुला में पाया जाता है। हरियाणा का ये उच्चतम भौगोलिक बिंदु है दोस्तों। मोरनी पहाड़ियाँ हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है। मोरनी पहाड़ियाँ हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है जो शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है। गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी और उत्तर भारत का वित्तीय व तकनीकी केंद्र कहा जाता है। गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी और उत्तर भारत का वित्तीय व तकनीकी केंद्र कहा जाता है दोस्तों। पानीपत को इसके कालीन और कपड़ा उद्योग के कारण बुनकरों का शहर, हैंडलूम सिटी कहा जाता है दोस्तों। लुधियाना को होजरी और कपड़ा उद्योग के कारण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। लुधियाना को होजरी और कपड़ा उद्योग के कारण। ठीक है, तो बुनकरों का शहर, हैंडलूम सिटी किसको कहा जाता है? पानीपत को। और भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? लुधियाना को कहा जाता है। जालंधर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल के स्पोर्ट्स गुड्स के सामान के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? जालंधर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेल के सामान, स्पोर्ट्स गुड्स के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। पंजाब में 6 रामसर स्थल हैं, जैसे कि हरीके, कजली, रोपड़, ब्यास संरक्षण रिजर्व, केशोपुर, मियानी और नांगल। ठीक है, एक बार फिर से, पंजाब में 6 रामसर स्थल हैं, हरीके, कजली, रोपड़, ब्यास संरक्षण रिजर्व, केशोपुर, मियानी और नागढ़। ठीक है। गागर हाकरा नदी हिमाचल की शिवालिक पहाड़ियों से निकलकर हरियाणा और पंजाब से बहती हुई थार मरुस्थल में समाप्त होती है। गागर हाकरा नदी हिमाचल की शिवालिक पहाड़ियों से निकलकर हरियाणा और पंजाब से बहती हुई थार मरुस्थल में समाप्त होती है, गागर हाकरा नदी। ठीक है। यमुना नदी हरियाणा की पूर्व सीमा पर बहती हुई इसे उत्तर प्रदेश से अलग करती है। यमुना नदी हरियाणा की पूर्व सीमा पर बहती हुई इसे उत्तर प्रदेश से अलग करती है दोस्तों। स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहिब की नींव सूफी संत मियां मीर ने रखी थी और निर्माण 5वें गुरु अर्जन देव जी ने करवाया था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में आनंदपुर साहिब में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहिब का मंदिर जो है कि नींव जो है सूफी संत मियां मीर ने रखी और निर्माण 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने करवाया। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में आनंदपुर साहिब में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की दोस्तों। सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव जी ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि को मानकीकृत किया दोस्तों। ठीक है। 9वें गुरु तेग बहादुर जी का धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दिल्ली में शहीद किया गया। ठीक है। 9वें गुरु तेग बहादुर जी को धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दिल्ली में शहीद किया गया। उन्हें हिंद दी चादर कहा गया। हिंद दी चादर किनको कहा गया भाई? गुरु तेग बहादुर जी को, जो कि जिनको
धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दिल्ली में शहीद कर दिया गया। सर छोटू राम गढ़ी सांपला रोहतक के रहने वाले थे। 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी बनाई और किसानों के अधिकारों के लिए पंजाब ऋण रहित अधिनियम 1934 पास करवाया। पंजाब ऋण रहित अधिनियम 1934 किसने पास करवाया? सर छोटू राम ने, जो कहाँ के रहने वाले थे? गढ़ी सांपला रोहतक के रहने वाले थे। ये 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी भी बनाते हैं और किसानों के अधिकारों के लिए लड़ते आए। ठीक है। राव तुलाराम ने 1857 की क्रांति में रेवाड़ी और नारनौल नसीबपुर के युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ नेतृत्व किया। राव तुलाराम ने कहाँ पे नेतृत्व किया 1857 के युद्ध में? तो रेवाड़ी और नारनौल नसीबपुर के युद्ध में इन्होंने नेतृत्व किया। ठीक है, अब आगे बढ़े। ठीक है दोस्तों, तब तक आप ये पढ़ो, मैं तब तक थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, गला सूखने लगा है अब। ठीक है। चलो शुरू करें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। कहाँ थे हम? देख लेते हैं कहाँ थे हम। गिद्धा महिलाओं द्वारा और भांगड़ा पुरुषों द्वारा। गिद्धा महिलाओं द्वारा, जो कि महिलाओं द्वारा, और भांगड़ा जो है पुरुषों द्वारा पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य हैं। स्वांग या सांग जो है हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य है, नृत्य रंगमंच है। पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणा का शेक्सपियर या सूर्य कवि कहा जाता है। तो हरियाणा का शेक्सपियर किसको कहा जाता है जी? पंडित लक्ष्मीचंद को। ठीक है। और स्वांग जो है वो हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य है। गिद्धा महिलाओं के द्वारा और भांगड़ा जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है वो पंजाब के प्रमुख नृत्य हैं दोस्तों। फुलकारी, फुलकारी पंजाब की विश्व प्रसिद्ध पारंपरिक हस्त कढ़ाई कला है। ठीक है। फुलकारी जो है पंजाब की विश्व प्रसिद्ध पारंपरिक हस्त कढ़ाई कला है दोस्तों, ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है। चलिए अब आगे आ जाते हैं। थानेसर कुरुक्षेत्र में स्थित है। थानेसर जो है कुरुक्षेत्र में स्थित है। यहाँ शेख चिल्ली का मकबरा है। हरियाणा का ताजमहल भी इसको कहा जाता है। तो किसके मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? तो शेख चिल्ली के मकबरे को कहा जाता है। तो ये जो हरियाणा का ताजमहल है, शेख चिल्ली का मकबरा, ये कहाँ स्थित है? ये थानेसर कुरुक्षेत्र में स्थित है दोस्तों। पिंजौर पंचकुला स्थित यदविंद्र गार्डन का निर्माण 17वीं शताब्दी में नवाब फिदाई खान ने करवाया था। ठीक है। पिंजौर पंचकुला स्थित यदविंद्र गार्डन का निर्माण 17वीं शताब्दी में नवाब फिदाई खान ने करवाया था। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा के फरीदाबाद जिले में प्रतिवर्ष फरवरी में आयोजित किया जाता है। ठीक है। तो सूरजकुंड का अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा के फरीदाबाद जिले में प्रतिवर्ष फरवरी के महीने में करवाया जाता है दोस्तों। कब? फरवरी के महीने में करवाया जाता है। बल्लभगढ़ फरीदाबाद के राजा नाहर सिंह ने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें 9 जनवरी 1858 को फांसी दे दी गई। तो बल्लभगढ़ या फरीदाबाद के जो राजा नाहर सिंह थे, उन्होंने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनको 1858 9 जनवरी 1858 को फांसी दे दी गई दोस्तों। ठीक, ये है सारी कहानी। ठीक, चलो आगे बढ़ूँ। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत उत्तर भारत का पहला महिला राज्य विश्वविद्यालय है दोस्तों। भगत फूल सिंह, ठीक है, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय जो है खानपुर कला सोनीपत उत्तर भारत का पहला महिला राज्य विश्वविद्यालय है दोस्तों। ठीक, चलिए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDR नेशनल डेयरी अनुसंधान रिसर्च इंस्टीट्यूशन 1955 में करनाल हरियाणा में स्थापित किया गया दोस्तों। कहाँ है NDR है? कहाँ है भाई? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये 1955 में करनाल हरियाणा में स्थापित किया गया। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान CSSRI 1969 में करनाल में स्थापित हुआ। CSSRI 1969 में करनाल में स्थापित हुआ।
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय PAU लुधियाना में 1962 में स्थापित हुआ, जिसने हरित क्रांति में मुख्य भूमिका निभाई दोस्तों। तो हरित क्रांति में मुख्य भूमिका निभाने वाला जो विश्वविद्यालय है वो है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय PAU, जो कि लुधियाना में है, जो कि जिसकी स्थापना 1962 में हुई। अटारी वाघा सीमा समारोह अमृतसर के पास, अटारी वाघा सीमा समारोह अमृतसर के पास भारत BSF और पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा दैनिक सैन्य अभ्यास है। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन नेक चंद सैनी द्वारा 1957 में कचरे वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। शाह आयोग 1966 के अध्यक्ष न्यायमूर्ति JC शाह थे, जिन्होंने पंजाब और हरियाणा की सीमाओं को सीमांकन किया दोस्तों। चलिए अब थोड़ा करंट देख लेते हैं भाई, क्या चल रहा है करंट में। अब आप बताओ कि मज़ा आ रहा है कि नहीं, ये बता दो बस भाई, छोड़ो बाकी सब चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चंस का मतलब वन लाइनर्स का लेवल भी बता दो, सही है कि नहीं, ठीक है। बताओ भाई सही है कि नहीं, मतलब आप लोगों के पेपर के लेवल का है कि नहीं, आप लोगों को काम आएगा कि नहीं, ये बताइए। चलिए तो थोड़ा करंट अफेयर देख लेते हैं। चलिए, हरियाणा की मेरा पानी मेरी विरासत योजना का उद्देश्य धान के स्थान पर कम पानी वाली वैकल्पिक फसलों जैसे मक्का, दालों को बढ़ावा देना है। तो मेरा पानी मेरी विरासत योजना का उद्देश्य क्या है? धान के स्थान पर कम पानी वाली वैकल्पिक फसलें जैसे मक्का और दालों को बढ़ावा देना है। हरियाणा की भावांतर भरपाई योजना बागवानी फसलों के बाजार मूल्य में गिरावट होने पर किसानों को जोखिम से बचाती है। बाजार मूल्य में बागवानी फसलें हैं, ये ध्यान रखना यार, नॉर्मल फसलें नहीं हैं। हरियाणा की ई अधिगम योजना के तहत सरकारी स्कूलों के छात्रों को मुफ्त टैबलेट दिए गए हैं। हरियाणा की ई अधिगम योजना के तहत सरकारी स्कूलों के छात्रों को मुफ्त टैबलेट दिए गए हैं। खेंडा वेतन पंजाब दिया पंजाब सरकार की एक प्रमुख खेल प्रोत्साहन पहल है। ठीक है दोस्तों, भाई खेंडा वेतन पंजाब दिया, ठीक है, पंजाब सरकार की एक प्रमुख खेल प्रोत्साहन पहल है दोस्तों। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से की थी दोस्तों। पानीपत हरियाणा से की थी दोस्तों। कहाँ से? पानीपत हरियाणा से, ठीक है। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देता है। 166वां संविधान संशोधन अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देता है। ठीक है दोस्तों, देखो ये बहुत न्यूज़ में था इसीलिए डाला हूँ। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को 10% आरक्षण अनुच्छेद 15 सब क्लोज 6 और 16 सब क्लोज 6 प्रदान कराता है। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को EWS को 10% आरक्षण अनुच्छेद 15 सब क्लोज 6 और 16 सब क्लोज 6 प्रदान कराता है दोस्तों। ठीक है, चलिए 104वां संविधान संशोधन अधिनियम में लोकसभा विधानसभाओं में SC/ST आरक्षण को 10 साल बढ़ाया और एंग्लो इंडियन आरक्षण समाप्त किया। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा विधानसभा में SC/ST आरक्षण को 10 साल बढ़ाया और एंग्लो इंडियन आरक्षण समाप्त किया। ठीक है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS भारत के पहले चीफ ऑफ CDS जनरल विपिन रावत ने थे, जनवरी 2020 में बने। चंद्रयान 3 मिशन 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा, इसीलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया। ठीक है, चंद्रयान 3 मिशन 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा, इसीलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला समर्पित सौर मिशन है, जिसे L1 बिंदु पर स्थापित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है दोस्तों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है दोस्तों। ठीक है, ऑपरेशन गंगा 2022 में यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने का मिशन था।
यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने का ऑपरेशन गंगा 2022। ऑपरेशन अजय अक्टूबर 2023 में इजराइल से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने का मिशन था। स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन तकनीक से ग्रामीण संपत्तियों का सर्वेक्षण कर संपत्ति कार्ड दिया जाता है। स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन तकनीक से ग्रामीण संपत्तियों का सर्वेक्षण कर संपत्ति कार्ड दिया जाता है। पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को 6,000 2,000 रुपये की 3 किस्तों में मिलते हैं। ठीक है। पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 यानी कि 2,000 की 3 किस्तों के रूप में मिलते हैं। आयुष्मान भारत पीएमजे योजना की योजना के अंतर्गत प्रति परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान कराती है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण डीपीडीपी अधिनियम 2023 नागरिकों के डिजिटल डेटा की सुरक्षा का नियम तय करता है। तो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण डीपीडीपी अधिनियम 2023 नागरिकों के डिजिटल डेटा की सुरक्षा के नियम तय करता है। दूरसंचार अधिनियम 2023 ने 1885 के एक सदी पुराने भारतीय तार अधिनियम का स्थान लिया। पीएम विश्वकर्मा योजना 18 पारंपरिक व्यवसायों के कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता और कौशल प्रशिक्षण देता है। पीएम विश्वकर्मा योजना 18 पारंपरिक व्यवसायों के कारीगरों को और शिल्पकारों के वित्तीय सहायता और कौशल प्रशिक्षण देता है। ठीक है। अब ये दोस्तों हमारे मिक्स कुछ क्वेश्चंस हैं। इससे पहले आप हमको बताइए कमेंट करके कि कैसा लग रहा है सेशन, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है भाइयों, देखो आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है, वो हमको मोटिवेट रखता है भाई। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों का बोलना भी ज़रूरी है, समझे भाई। तो बोलूँ इससे पहले कि मैं ये वाला शुरू कर दूँ। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया था। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है दोस्तों। ठीक, किसने किया ये डिज़ाइन तैयार? पिंगली वेंकैया द्वारा। जन गण मन राष्ट्रीय गान मूल रूप से रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा बंगाली में रचा गया था, जिसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। जन गण मन अधिनायक जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा, जो कि बंगाली में लिखा गया था मूलतः, फिर उसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय गीत है, ये राष्ट्रीय गान है, ध्यान रखिए। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल एम्बलम सारनाथ स्थित अशोक सिंह स्तंभ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल एम्बलम सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जलचर गंगा डॉल्फिन प्लेटेनिस्टा गैंगटिका है। भारत का राष्ट्रीय जलचर गंगा डॉल्फिन ठीक है, गंगा डॉल्फिन प्लेटेनिस्टा गैंगटिका है दोस्तों। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है दोस्तों, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। भारत की सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग चेनानी नसारी जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। ठीक है, भारत की सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग चेनानी नासरी जम्मू कश्मीर है। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा है, जिसके मूर्तिकार राम वी सुथार। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिण बिंदु है, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है, कैसा चल रहा है दोस्तों? किबिथु अरुणाचल प्रदेश का एक पॉइंट है, जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है दोस्तों। और गुहार मोती गुजरात में है, जो कि सबसे पश्चिमी बिंदु है दोस्तों।
इंद्राकोल लद्दाख भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। इंद्राकोल लद्दाख में है। तो किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि सबसे पूर्वी पॉइंट है भारत का। और गुहार मोती गुजरात में है, जो कि सबसे पश्चिमी बिंदु है भारत का। और इंदिरा कोल लद्दाख में है, जो कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है दोस्तों। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। भारत और चीन के बीच है की सीमा रेखा है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है। डूरेंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है। वर्तमान में पाक अफगान है के बीच की सीमा रेखा है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। तो 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। और 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है दोस्तों। ठीक है, तो 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है और 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है दोस्तों। पल्क स्ट्रेट जो है, पल्क जलमड्ड क्या है यार ये, जल डमरू मध्य भारत तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करता है। तो पल्क स्ट्रेट जो है भारत के तमिलनाडु से श्रीलंका को अलग करता है दोस्तों। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, सबसे बड़ा, और गोवा सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और सिक्किम सबसे छोटा राज्य है दोस्तों। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। इसका बाद आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र एरिया वाइज फॉरेस्ट कवर है, जबकि मिजोरम में प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक वन है। ठीक है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम एक सींगा वाला गैंडा वन हॉर्न राइनो के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान साइबेरिया सारस के लिए प्रसिद्ध रामसर साइट है दोस्तों। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। एशियाई शेरों एशियाटिक लायंस का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में जो है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित हुआ दोस्तों। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है, एक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है ये। ठीक है, शांत घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है, जो अपनी जीव विविधता के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन का नेतृत्व सुगाता कुमारी ने किया। ठीक है, शांत घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है, जो अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन का नेतृत्व सुगाता कुमारी ने किया दोस्तों। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मेधा पाटकर और बाबा आमटे ने किया। ठीक है, चिपको आंदोलन 1973 उत्तराखंड का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने किया। ठीक है, रेड डेटा बुक तो लुप्त प्राय जीवों को सूची रखती है, जिसे IUCN जारी करता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना 14 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO पे पिछली बार भी क्वेश्चन आया है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, चिपको आंदोलन 1973 उत्तराखंड का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने किया दोस्तों। रेड डेटा बुक IUCN डेटा बुक लुप्त पूर्व जीवों की सूची रखता है, जिसे IUCN जारी करता है दोस्तों। चलिए भाई, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय हेग द नीदरलैंड में है। ठीक, हेग द नीदरलैंड में है। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है दोस्तों। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। ठीक, ठीक, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को GATT के स्थान पर हुई। मुख्यालय जिनेवा में है इनका भी। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को GATT के स्थान पर हुई। मुख्यालय इनका भी जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है दोस्तों। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। इसकी स्थापना 1985 में ढाका में हुई थी। ठीक है। एशियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। ब्रिक्स में मूल रूप से ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। ठीक है। ब्रिक्स कंट्रीज़ का नाम बताएं। ब्राज़ील, रूस, B से ब्राज़ील, R से रूस, I से इंडिया, C से चीन और S से साउथ अफ्रीका है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे कि भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। ठीक है दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय एशियाई थे। 1913 में गीतांजलि के लिए मिला था इनको। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय या एशियाई थे, जो कि 1913 में इनको जो कि गीतांजलि के लिए मिला। CV रमन भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। CV रमन भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे, जिनको 1930 में रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों। अमर्त्य सेन को 1998 में कल्याणकारी अर्थव्यवस्था वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है अमर्त्य सेन को। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। पहले प्राप्तकर्ता C गोपालाचार्य, डॉक्टर राधाकृष्णन एंड CV रमन है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, जिसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। पहले प्राप्तकर्ता थे C राजगोपालाचार्य, डॉक्टर राधाकृष्णन एंड CV रमन। ठीक। खान अब्दुल गफ्फार खां, जिनको सीमांत गांधी के नाम से भी जानते थे, भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी नागरिक थे। 1987 में मिला इनको। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला अरुणधति रॉय 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला इनको। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला अरुणधति रॉय थी, जिनको 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार मिला दोस्तों। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च न्यायालय है। प्रथम प्राप्तकर्ता देविका रानी 1969। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। प्रथम प्राप्तकर्ता G शंकर कुरूप 1965 मलयालम। ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पूर्व में नाम था इसका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है दोस्तों ये। और प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? विश्वनाथन आनंद से 1991-92 में मिला इनको। ठीक है। प्रथम। ठीक है। चले दोस्तों। द्रोणाचार्य पुरस्कार उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षकों कोचेस को दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1985 में हुई। ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षकों या कोचेस को दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1985 में हुई दोस्तों। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, जिसे CDC पुणे द्वारा विकसित किया गया। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, जिसे CDC पुणे द्वारा विकसित किया गया। कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है दोस्तों। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एक अस्थाई वोलेटाइल मेमोरी है, जबकि रोम रीड ओनली मेमोरी गैर अस्थाई नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। 1 किलोबाइट्स इज इक्वल टू 1024 बाइट्स दोस्तों। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स और 1 किलोबाइट 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। ठीक है। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ठीक है। HTTP का पूर्ण जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। ठीक है। S का अर्थ है सिक्योर। S का अर्थ है सिक्योर जिसमें। ठीक है। S का अर्थ है सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। URL का पूर्ण रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। URL का पूर्ण रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को BSNL द्वारा की गई। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को BSNL द्वारा की गई। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के लिए
आयोग किए जाने वाले IFSC कोड में 11 वर्ण कैरेक्टर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के लिए किए जाने वाले IFSC कोड में 11 वर्ण कैरेक्टर्स होते हैं। भारत में आधार कार्ड में 12 अंकों की विशिष्ट पहचान होती है। पैन कार्ड में 10 अल्फ़ा न्यूमेरिकल वर्ण होते हैं। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स है, मंगल ग्रह पर स्थित है, एक विशाल ज्वालामुखी है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स है जो कि मंगल ग्रह पर स्थित है। ये एक विशाल ज्वालामुखी है दोस्तों। सूर्य को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं, यानी कि 500 सेकंड का समय लगता है। ठीक, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 1.3 सेकंड का समय लगता है। हीरा कार्बन का सबसे कठोर अपरूप है, एलोट्रोप है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक अपरूप है। ठीक है, गुब्बारों और हवाई जहाज़ों के टायरों में नाइट्रोजन हीलियम गैस भरी जाती है। गुब्बारों और हवाई जहाज़ के टायरों में नाइट्रोजन हीलियम गैस भरी जाती है। ठीक है दोस्तों। एलपीजी सिलेंडरों में मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है। गंध के लिए इसमें इथाइल मार्केटेन मिलाया जाता है। सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन CH4 गैस है। हंसाने वाली गैस लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O है। ठीक है, भारी जल हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र है D2O। ठीक है, जिसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, जिसका उपयोग परमाणु संयंत्रों में मॉडरेटर के रूप में होता है। ठीक है, ये अति महत्वपूर्ण 200 है। ठीक है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की पहला महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश थी। पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की बनी। भारत सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी थी। उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ हिमाचल प्रदेश में बनी। भारत की पहली महिला IAS अधिकारी अन्ना राजम मल्होत्रा थी। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी किरण बेदी थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित थी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल 1984 थी। 1984 में बनी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार लगातार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला संतोष यादव हरियाणा से हैं। ठीक है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला आरती शाह थी। ये इंपॉर्टेंट है भाई। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार लगातार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला संतोष यादव थी। और ये जो पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी, और ये लीला सेठ हिमाचल प्रदेश की जो बनी, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक, चलिए भाई। नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा 1979। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कल्पना चावला हरियाणा से थी। ये भी ठीक है, हरियाणा के करनाल से थी। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय भानु अथैया, कॉस्ट्यूम डिजाइन 1982 था। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुच्चीकल जलप्रपात वाराही नदी कर्नाटक में है। ठीक है, हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में है। टिहरी बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड पे है। भारत का सबसे बड़ा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है ये टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? कुच्चीकल जलप्रपात है, वाराही नदी कर्नाटक के पास में। ठीक है, जोग या गोरसोपा जलप्रपात सारावती नदी कर्नाटक में स्थित था। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात नदी जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी कर्नाटका में स्थित है। ठीक है, लोनार झील महाराष्ट्र एक क्रेटर उल्कपिंडपात से बनी झील है।
लोनार झील महाराष्ट्र एक क्रेटर उल्कापिंड पात से बनी झील है। सांभर झील राजस्थान भारत का सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है दोस्तों। वुलूर झील जम्मू कश्मीर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है जो झेलम नदी से बनी है। ठीक है। उकई परियोजना, उकई प्रोजेक्ट ताप्ती नदी गुजरात पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात में स्थित है। नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश तेलंगाना में स्थित है। इडुक्की बांध पेरियार नदी केरल पर बना एक चाप आर्च बांध है। ठीक है दोस्तों। पोचम्पापाद श्री राम सागर परियोजना गोदावरी नदी तेलंगाना में स्थित है दोस्तों। टिहरी जल विद्युत कॉम्प्लेक्स भागीरथी और भिलंगना नदियों का संगम पर स्थित है। टिहरी जल विद्युत कॉम्प्लेक्स भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। भारत का सबसे पुराना तेल शोधनागार ऑयल रिफाइनरी डिगबोई असम 1901 में बनी थी। ठीक है। बॉम्बे हाई महाराष्ट्र के तट पर स्थित तट से दूरी क्या है ये? बॉम्बे हाई महाराष्ट्र के तट से दूर भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। बॉम्बे हाई महाराष्ट्र के तट से दूर भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है बॉम्बे हाई। जामनगर गुजरात में दुनिया की सबसे बड़ी एकल स्थान तेल रिफाइनरी रिलायंस स्थित है। ये रिलायंस की है। जामनगर गुजरात में दुनिया की सबसे बड़ी एकल स्थान रिफाइनरी रिलायंस स्थित है। झरिया, बोकारो और रानीगंज भारत के प्रसिद्ध कोयला खनन क्षेत्र हैं। झरिया, बोकारो और रानीगंज। खेतड़ी राजस्थान तांबे कॉपर खननों के लिए प्रसिद्ध है। जादूगुंडा झारखंड यूरेनियम के खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पन्ना मध्य प्रदेश भारत में हीरे डायमंड की खानों के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा झारखंड भारत की अभ्रक राजधानी मिका कैपिटल कहा जाता है। कोडरमा झारखंड को भारत की अभ्रक राजधानी मिका कैपिटल कहा जाता है। कुद्रमुख कर्नाटक लोहा अयस्क आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध है। टिन का एकमात्र उत्पादक राज्य भारत में छत्तीसगढ़ है। टिन का एकमात्र उत्पादक भारत, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ दोस्तों। ठीक है। टिन का एकमात्र उत्पादक राज्य भारत में छत्तीसगढ़ है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर महाराष्ट्र 1969 में स्थापित हुआ। कुंडनकुल्लम और कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में स्थित है। केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में स्थित है। काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र गुजरात में स्थित है। काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है गुजरात में स्थित है। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड या बुलंदशहर में स्थित है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र राजस्थान में स्थित है दोस्तों। ठीक है। श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन। ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ भाई, ये नहीं तो गड़बड़ आ जाएगा मामला। व्हाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। येलो रेवोल्यूशन तिलहन ऑयल सीड उत्पादन से संबंधित थे। ब्लू रेवोल्यूशन मत्स्य फिश उत्पादन से संबंधित थे। पिंक रेवोल्यूशन झींगा मछली और प्याज से संबंधित थे। सिल्वर रेवोल्यूशन अंडा और पोल्ट्री उत्पादन से संबंधित थे। राउंड रेवोल्यूशन आलू उत्पादन से संबंधित थे। रेड रेवोल्यूशन जो है मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। गोल्डन रेवोल्यूशन फल और बागवानी शहद उत्पादन से संबंधित था दोस्तों। बादामी रेवोल्यूशन मसाला उत्पादन से संबंधित था। अमृत रेवोल्यूशन नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित था। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुंबई में स्थित है। सिडबी लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना 1988 में हुई और इसे वैधानिक दर्जा 1992 में मिला। सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना 1988 में हुई और इसे वैधानिक दर्जा 1992 में मिला। IRDAI बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद में है दोस्तों। ट्राई भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना 1997 में हुई दोस्तों। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSSO
और एनएसएसओ का विलय करके एनएसओ बनाया गया, जो राष्ट्रीय आय समाप्त है, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी सीएसओ, सेंट्रल एसएसओ को ख़त्म करके एनएसएसओ का विलय करके एनएसओ बनाया गया, जो राष्ट्रीय आय मापता है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है। शून्य आधारित बजट, जीरो बेस्ड बजटिंग का अर्थ है हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना। दोस्तों, भारत में पहली बार बजट 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1997 को आर के षणमुख चेट्टी ने पेश किया। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर के षणमुख चेट्टी ने पेश किया। दोस्तों, गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 में जॉन मथाई साहब ने पेश किया। गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 में जॉन मथाई साहब ने पेश किया। भारत में सबसे अधिक बार 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के नाम है। संसद में भारत में सबसे अधिक 10 बार बजट पेश करने, ये PYQ है दोस्तों। ठीक है, ये 10 बार वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने पेश किया। अगर 2029 तक रह जाती हैं हमारी आदरणीय सीतारमण जी, तो इनका नाम हो जाएगा, फिर ये अभी नहीं हुआ है, रेस में है। संसद में बजट अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनल स्टेटमेंट के रूप में पेश किया जाता है। संसद में बजट अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में पेश होता है। अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन के केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक, अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। लोकसभा का कोरम गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या 1/10 भाग यानी कि 55 सदस्य होता है। शून्यकाल 0 आर भारतीय संसदीय प्रणाली की देन है। ये भारतीय संसद प्रणाली की देन है, जो प्रश्नकाल के ठीक बाद 12 बजे शुरू होता है। शतघन प्रणाव एडजॉर्नमेंट मोशन अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर चर्चा करने के लिए जाना जाता है, ये लाया जाता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर JV मावलंकर थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये राज्यसभा के प्रथम सभापति भी थे। ठीक, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। दोस्तों, विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल वर्तमान में 6 राज्यों में है। लेजिस्लेटिव काउंसिल यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। सॉरी यार, गले में दिक्कत हो गई। विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल भारत में 6 राज्यों में है, जिसमें यूपी आता है नंबर 1, फिर बिहार आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर कर्नाटक आता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, यानी कि 6 बड़े बड़े राज्यों में। लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब जहाँ से MLC चुना जाता है स्टेट काउंसिल के लिए। ठीक है, चलिए, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 2 उत्कृष्ट सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, अनुच्छेद 80 के तहत। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 उत्कृष्ट सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, अनुच्छेद 80 के तहत। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, अनुच्छेद 75(3) सब क्लोज 3 के अंतर्गत। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है अंडर आर्टिकल 75 सब क्लोज 3। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की 65 है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि CGI जो सेवानिवृत्त होते हैं वो 65, और जहां आप काम कर रहे होंगे वहां के जो न्यायमूर्ति या न्यायाधीश होते हैं वो 62 साल की उम्र में रिटायरमेंट होते हैं उनका। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति CGI के परामर्श ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति
सीजीआई के परामर्श से करता है। अनुच्छेद 222 के तहत भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हाई कोर्ट्स हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं दोस्तों? भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं दोस्तों। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है, जो कि 1862 में बना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकारी गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, 4 राज्यों का है। ठीक है, गुवाहाटी यानी कि असम का जो उच्च न्यायालय है वो आई थिंक, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो अरुणाचल प्रदेश का भी उच्च न्यायालय है वो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेघालय का भी उच्च न्यायालय है, नागालैंड का भी उच्च न्यायालय है, और अपना तो है ही है। ठीक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सबसे अधिक स्वीकृत संख्या है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सबसे अधिक स्वीकृत संख्या है। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान 22 आधिकारिक भाषाएं शामिल हैं, मूल रूप से 14 थी। ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 आधिकारिक भाषाएं शामिल हैं, मूल रूप से 14 थी। 21वें संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। 21वीं संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। 71वें संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली कोंकणी और मणिपुरी को जोड़ा गया है। 92वें संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली BDMS को जोड़ा गया है। संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। 52वां संशोधन था 1985 में। संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है दोस्तों। संविधान की 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा भूमि सुधार की रक्षा के लिए जोड़ी गई थी। संविधान की 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा भूमि सुधारों की रक्षा के लिए जोड़ी गई थी। ठीक है, 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं अर्बन लोकल बॉडी से संबंधित है। 12वीं अनुसूची जो है अर्बन लोकल बॉडी से संबंधित है। और 74वीं संशोधन जो हुआ उसके द्वारा ये जोड़ा गया, जो कि 1992 में आया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जापान से ली गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जापान से ली गई है दोस्तों। ठीक है, जापान से ली गई है। कानून की समयक प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की अवधारणा अमेरिकी संविधान से स्थापित है। ठीक है, कानून की समयक प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है कहाँ से? अमेरिकी संविधान से संबंधित है दोस्तों। उद्देशिका प्रियम्बल को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव और पंडित नेहरू ने कहा था। उद्देशिका प्रियम्बल को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव और पंडित नेहरू ने कहा, जबकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को आत्मा कहा। सब अनुच्छेद 32 वो रेमिडीज है। ठीक है, संविधान सभा का अंतिम बैठक 14 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 14 जनवरी 1950 को हुई थी। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अडॉप्टेड किया गया और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत अडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। संविधान बनने से कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। संविधान बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल हरियाणा का राखीगढ़ी है दोस्तों। ये दोबारा आ गया, सॉरी। ठीक है, मतलब ये उस वक्त में हरियाणा में आया था, इस वक्त जनरल नॉलेज में आ गया। लोथल गुजरात हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह डॉकयार्ड नगर था दोस्तों। कालीबंगा राजस्थान से जुते हुए खेत और काले रंग की चूड़ियों का साक्ष्य मिला है। धोलावीरा गुजरात हड़प्पा का ऐसा शहर था जो 3 भागों में विभाजित था और जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, नर्तकी का कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो है कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में स्थित है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। सत्यमेव जयते शब्द मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक
ठीक है। साम्यवेद को भारतीय संगीत का जनक माना गया जाता है। ठीक है, साम्यवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से क्या लिया गया? सत्यमेव जयते। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में स्थित है। इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद का सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है दोस्तों। अर्थवेद में जादू टोना, वशीकरण और औषधियों का वर्णन है। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में स्थित स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी दोस्तों। द्वितीय जैन संगीति वल्लभी गुजरात में क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में हुई थी दोस्तों। तो प्रथम कब हुई? जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। द्वितीय कहाँ हुई? वल्लभी गुजरात में क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे दोस्तों। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश प्राकृतिक अर्धमागधी भाषा में दिया था दोस्तों। बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ राजगृह, अजातशत्रु, वैशाली कालाशोक, पाटलिपुत्र अशोक और कुंडलवन कश्मीर कनिष्क। बौद्ध धर्म की 4 संगतें हुई। पहली राजगृह में अजातशत्रु के समय, फिर दूसरी वैशाली में, उस वक्त में कालाशोक का राज था। तीसरी पाटलिपुत्र में, उस वक्त में द ग्रेट अशोक का समय था। चौथी कुंडलवन अशोक कश्मीर में, उस वक्त में कनिष्क का राज था। चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में हुई। बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हुआ यहीं पे। और इस वक्त में किसका रूल था दोस्तों? इस वक्त में कनिष्क का रूल था। तो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई कश्मीर में, उस वक्त में कनिष्क का रूल था। और यही वो समय था जब हीनयान और महायान में बौद्ध जो है बट गया दोस्तों, बौद्ध धर्म जो है। ठीक है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। ठीक है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश सम्राट अशोक ने बनवाया था। ठीक है, सम्राट अशोक ने बनवाया था। कनिष्क कुषाण वंश ने 18वीं सदी में शक संवत की शुरुआत की, जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। गुप्त संवत 1319 से 1320 की शुरुआत गुप्त शासक कुमारगुप्त ने की थी। शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी दोस्तों। चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत 1319 से 1320 की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त ने प्रथम की थी। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। विक्रमशिला का विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की। ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। ये भागलपुर बिहार में स्थित है दोस्तों। ठीक है। हर्षचरित्र और कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट थे। हर्षचरित्र और कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे दोस्तों। राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास का लेखक कल्हण है। राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास है, इसमें इसके लेखक कल्हण है भाई। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदई थे। पृथ्वीराज रासो के रचयिता जो हैं चंद्रबरदई साहब थे। किताबुल हिंद तारीख़ हिंद के लेखक अल बरूनी थे, जो महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। किताबुल हिंद तारीख़ हिंद के लेखक अल बरूनी थे, जो महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे दोस्तों। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। ठीक है। द्वितीय युद्ध 1192 में गौरी ने पृथ्वीराज को हराया दोस्तों। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया दोस्तों। द्वितीय युद्ध में 1192 में गौरी ने पृथ्वीराज को हराया दोस्तों। गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत के संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 थे। इसे लाख बख्श भी कहते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण ऐबक ने शुरू करवाया और इल्तुतमिश ने पूरा करवाया दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्ताना 1236 से 1240 थी दोस्तों। ठीक है, 1236 से 1240 थी दोस्तों। सिजदा और पाबोस प्रथा तथा नवरोज़ त्योहारों की शुरुआत बलबन ने शुरू की थी। ठीक है, सिजदा और पाबोस प्रथा तथा नवरोज़ त्योहारों की शुरुआत बलबन ने शुरू की थी दोस्तों। बाजार नियंत्रण प्रणाली मार्केट कंट्रोल पॉलिसी
सिजदा और पाबोस तथा नौरोज़ त्योहारों की शुरुआत बलबन ने शुरू की थी दोस्तों। ठीक है। बाजार नियंत्रण प्रणाली, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी को और स्थायी सेना की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी दोस्तों। ठीक है। बाजार नियंत्रण प्रणाली और अस्थायी सेना की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी दोस्तों। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया और रहला पुस्तक लिखी। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया और रहला पुस्तक लिखी। आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की। आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। जयपुर गुलाबी नगरी की स्थापना महाराजा सवेरी जय सिंह द्वितीय ने की। जयपुर गुलाबी नगरी की स्थापना महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी दोस्तों। अमृतसर शहर की स्थापना चौथे सिख गुरु गुरु रामदास जी ने की थी दोस्तों। अमृतसर की स्थापना चौथे सिख गुरु गुरु रामदास जी ने की थी दोस्तों। फतेहपुर सीकरी का निर्माण और बुलंद दरवाज़ा अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में बनवाया था दोस्तों। फतेहपुर सीकरी का निर्माण और बुलंद दरवाज़ा अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में बनवाया था दोस्तों। शाहजहाँ के काल में मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है। तो शाहजहाँ के काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है यानी आर्किटेक्चर का। जहांगीर के काल को चित्रकला यानी कि पेंटिंग का स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों। शिवाजी का छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक 1674 में रायगढ़ के किले में पंडित गंगा भट्ट द्वारा किया गया। शिवाजी का छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक 1674 में रायगढ़ के किले में पंडित गंगा भट्ट द्वारा किया गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अष्टप्रधान 8 मंत्रियों का परिषद मराठा प्रशासन में शिवाजी के समय स्थित था। अष्टप्रधान 8 मंत्रियों की परिषद मराठा प्रशासन में शिवाजी के समय स्थित था। खालसा पंथ की स्थापना के साथ गुरु गोविंद सिंह जी ने पंच ककार केस, कड़ा, कृपाण, कच्छा और कंघा और कच्छा अनिवार्य किए। खालसा पंथ की स्थापना के साथ गुरु गोविंद सिंह जी ने पंच ककार, जिसमें केस होते हैं यानी बाल, कड़ा यानी कि क्या कहते हैं इसको, हाथ में पहनने वाला, आजकल क्या कहते हैं, कड़ाई कहते हैं आज भी, कृपाण यानी कि जो चाकू या फिर उसके रूप में एक उसको लेके घूमते हैं सरदार समुदाय के लोग वो, और कंघा यानी कि कोम्ब, और कच्छा यानी कि यूनो कच्छा। ठीक है। वास्को डी गामा पुर्तगाल से 1498 में भारत के कालीकट केरल तट पर पहुंचे, जहां राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया। 1498 में भारत के कालीकट केरल तट पर पहुंचे, जहां राजा जमोरिन ने उनका स्वागत किया। वास्को डी गामा पुर्तगाल से आए। 1498 में भारत के कालीकट केरल तट पर पहुंचे, जहां राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया। भारत में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री कोचीन 1503 में स्थापित हुई। भारत में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री कोचीन 1503 में स्थापित हुई। अंग्रेजों ने कोचीन में स्थापित हुई 1503 में। भारत की पहली पुर्तगाली अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी सूरत में 1613 में बनाई दोस्तों। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम 1605 में स्थापित की। ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति, प्रथम पुर्तगाली वायसरॉय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने चलाई थी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति, प्रथम पुर्तगाली वायसरॉय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने चलाई थी दोस्तों। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो ने मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय को संयुक्त सेना को हराया। बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ, इसमें अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो ने लीड किया, और इन्होंने मीर कासिम की सेना, शुजाउद्दौला की सेना और शाह आलम द्वितीय की जो संयुक्त सेना थी उसको हराया, और इसके बाद में इनको 1765 में दीवानी राइट्स मिले। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई के तहत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस दोस्तों 150 से तब आगे करेंगे। पहले आप लोग बताइए कैसा लेवल लग रहा है, आप लोगों को ये कंटेंट मज़ेदार लग रहा है, पेपर में आने लायक लग रहा है कि नहीं, ये बताइए पहले। ठीक है।
ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो थोड़ा बताओ, ये कंटेंट है ना जिसमें मेहनत की जाए, ये कंटेंट ऐसा है ना, आप लोग भी पढ़ ही रहे हैं, ठीक है भाई, ऐसा कंटेंट है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। अब हमको कितना याद रहता है कितना नहीं वो एक अलग चीज़ है, बट कंटेंट ऐसा दे रहे हैं आपको कि अगर ये 10,000 आप हमारे वन लाइनर्स कर जाते हैं तो सोशल साइंस के जो और करंट अफेयर और इन सारी चीज़ों के जो वन लाइन वो आ रहे होंगे क्वेश्चंस, वो आप फट से तुरंत से कर दे रहे होंगे भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 150 देख लेते हैं कितना और बचा है। चलिए ज़्यादा नहीं है, तो इस पीडीएफ में लगभग ख़त्म होने वाला है, अगला पीडीएफ लगा लेंगे, अब चिंता मत करिए। कितने मिनट का क्लास हो गया वैसे, ठीक है देख लेते हैं। चलिए, सहायक संधि सब्सिडी अलायंस की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने की। सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम ने स्वीकार किया इसको। तो सहायक संधि सब्सिडी अलायंस की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने की, सबसे पहले हैदराबाद के जो निज़ाम थे उन्होंने इसको स्वीकार किया। व्यापगत का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हड़प नीति लॉर्ड डेलहौजी ने द्वारा लागू की, और पहला शिकार था सितारा, जिसको 1848 में इन लोगों ने मिला लिया, ठीक है। भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में बोरी बंदर बॉम्बे से ठाणे के बीच डलहौजी के काल में चलाई गई दोस्तों। भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में बोरी बंदर बॉम्बे से ठाणे के बीच डलहौजी के काल में चलाई गई दोस्तों। भारत में डाक व्यवस्था और तार टेलीग्राफ की शुरुआत भी लॉर्ड डेलहौजी ने की दोस्तों। भारत में स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक लॉर्ड रिपन 1882 को माना जाता है। भारत में डाक व्यवस्था और तार टेलीग्राफ की शुरुआत भी लॉर्ड डेलहौजी ने की दोस्तों, ठीक है। भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में बोरी बंदर बॉम्बे से ठाणे के बीच डलहौजी के काल में चलाई गई दोस्तों। भारत में डाक व्यवस्था और तार टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत भी लॉर्ड डेलहौजी ने की दोस्तों। भारत में स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक लॉर्ड रिपन 1882 को माना जाता है दोस्तों। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लॉर्ड लिटन ने पारित किया, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लॉर्ड लिटन ने पारित किया, इसे लॉर्ड रिपन ने 1882 में रद्द कर दिया दोस्तों। भारत में पहली आंशिक जनगणना 1872 लॉर्ड मायो के दौर में कराई गई, और पहली नियमित पूर्ण जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में कराई गई दोस्तों। सॉरी गाइस। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी दोस्तों। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की दोस्तों। गदर आंदोलन का मुख्य केंद्र सैन फ्रांसिस्को अमेरिका था दोस्तों। कोमागाटा मारू 1914 की एक कनाडाई पोत प्रकरण था जो जापानी जहाज से संबंधित था। ये PYQ है दोस्तों, ये PYQ है दोस्तों। देखो दोस्तों, अगर मैं इनको एक्सप्लेन करने बैठूंगा, आप कई साथी कह रहे हैं कि एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ दे रहे हैं। अगर मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। मैं आप लोगों को अपने नोट्स इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का क्विक रिवीजन हो सके। आप समझ रहे हो ना, क्विक रिवीजन बहुत ज़रूरी है। मैं ये PDF आप लोगों को दे दूंगा, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप ले लीजिए, एक बार इसको फाइनल टाइम देख लेना। 10,000 वन लाइनर्स बहुत होते हैं यार भाई, 50 क्वेश्चन ही आने हैं जिसमें करंट अफेयर्स भी होगा, ठीक है। गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दी थी। गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दी थी दोस्तों, ठीक है। असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ और चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 के कारण स्थगित हो गया, ठीक है, स्थगित हो गया दोस्तों, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चिंताराम दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में की। ये दोस्तों PYQ है आपका, ठीक है, ये 2022 में आया हुआ है, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चिंताराम दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में की थी दोस्तों, ठीक है। साइमन कमीशन 1927 में गठित, 1928 में भारत आया और इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण इसको व्हाइट मैन कमीशन और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार की गई, जिसे डोमिनियन स्टेटस की मांग थी।
नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार की गई, इसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी दोस्तों। ठीक है। आईएनसी के लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज को प्रस्ताव पारित किया गया। आईएनसी के लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। आईएनसी के लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है दोस्तों। ठीक है। दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक साबरमती आश्रम से दांडी 1385 किलोमीटर तक चली। दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 तक साबरमती आश्रम से दांडी 385 किलोमीटर तक चली। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ, जिसके बाद गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के पहले सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरे जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है। 170 पे आ जाते हैं। क्रिप्स मिशन 1942 को महात्मा गांधी ने उत्तर दिनांकृत चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ठीक है। उत्तर दिनांकृत चेक या फिर पोस्ट डेटेड चेक कहा था क्रिप्स मिशन को। भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत नेताओं को गिरफ्तार किया गया। इसी में करो या मरो का नारा दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत नेताओं को गिरफ्तार किया गया। इसी में करो या मरो का नारा दिया गया। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में की थी दोस्तों। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में की थी दोस्तों। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। कब की? 1939 में। कब की? जब वो कांग्रेस छोड़ चुके थे दोस्तों। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के आधार पर भारत का विभाजन और भारत पाकिस्तान का सृजन हुआ। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को भारत के आधार पर भारत का विभाजन और भारत पाकिस्तान का सृजन हुआ। स्वतंत्रता के समय भारत राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थी। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। ठीक है। स्वतंत्रता समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। क्लेमेंट एटली जो कि लेबर पार्टी से थे दोस्तों। भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन थे दोस्तों। ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती लाल गोपालाचार्य थे, यानी कि सी राजगोपालाचार्य थे। रेड क्लिफ आयोग का गठन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं के आंकलन के लिए हुआ। ठीक है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का आंकलन। देसी रियासतों और एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल, पी.वी. मेनन ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दोस्तों। जूनागढ़ का जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट, हैदराबाद प्लेबिसाइट, हैदराबाद की पुलिस कार्रवाई, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन कश्मीर का विलय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन द्वारा किया गया। जूनागढ़ का जनमत संग्रह, ठीक है, हैदराबाद का पुलिस कार्रवाई, ऑपरेशन पोलो और कश्मीर का विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा मिलाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष फजल अली थे। ठीक है। 1953। अन्य सदस्य के.एम. पणिक्कर और H.N. कुंजरू थे। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1956 को दी दोस्तों। 1953 में ये बना और इसके अध्यक्ष फजल अली थे। ठीक है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जो कि 1 अक्टूबर 1953 को बना। फ्रांसीसी नियंत्रण से पुडुचेरी को 1954 में और पुर्तगाल नियंत्रण से गोवा को 1961 में ऑपरेशन विजय के माध्यम से मुक्त कराया गया। भारत का पहला उप मुख्यमंत्री और पहला गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री और पहला गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह जी थे। ठीक है। कानून मंत्री को याद रखना भाई, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे, अलग याद रह जाएंगे। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह जी थे। ठीक है। ठीक है।
और भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई साहब थे। भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 में पोचमपल्ली तेलंगाना में से आचार्य विनोबा भावे ने की। ठीक है, तो भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 में पोचमपल्ली तेलंगाना से आचार्य विनोबा भावे ने शुरू की। जयप्रकाश नारायण ने 1974 में इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ संपूर्ण आर्थिक टोटल रेवोल्यूशन का आह्वान किया। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में भारत चीन युद्ध के समय लगा। भारत में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल 1971 भारत पाक युद्ध के बाद, और तीसरी बार 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया। 44वां संशोधन 1978 द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द का बदलकर सशस्त्र विद्रोह आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया, क्योंकि इसका मिस यूज हुआ दोस्तों आंतरिक अशांति का, इसीलिए इसको आर्म्ड रेबेलियन कर दिया। अब जब तक इमरजेंसी नहीं लग सकता है, जब तक कि आर्म्ड रेबेलियन कहीं ना हो जाए देश में। ठीक, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसपी द्वारा की जाती है, CACP द्वारा की जाती है। भारत में सबसे अधिक तिलहन उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान मध्य प्रदेश है। ठीक है, भारत में दलहन पल्सिस और सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है दोस्तों। ठीक है, भारत में तिलहन का भी राजस्थान और मध्य प्रदेश है। भारत में सबसे अधिक मूंगफली ग्राउंड नट उत्पादक राज्य गुजरात है दोस्तों। भारत में, और ये सोयाबीन वाला मध्य प्रदेश, सोयाबीन और पल्सेस। ठीक है, और तिलहन का राजस्थान और मध्य प्रदेश है। भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादक असम में और कॉफ़ी का उत्पादक कर्नाटक में होता है दोस्तों। ठीक है, भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादक असम में और कॉफ़ी का उत्पादक कर्नाटक में होता है। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक केरल और मसालों का सबसे बड़ा केंद्र दक्षिण भारत है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमारे लगभग 700-800 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, ये PDF ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो मुझे लगता है वीडियो भी 1.5 घंटे की हो गई है। आप लोगों को दिक्कत होगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लाइफ में चल रही होंगी। तो दोस्तों मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सोते वक्त या किसी भी वक्त कानों में ईयरफोन डालिए और ये या तो ये 2x की स्पीड पे या 1.5x की, जिस भी तरह की, हालांकि मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ, तो 1.5x की स्पीड पे इसको सुन डालिए। लगभग आप लोगों के 45 मिनट लगेंगे, बट आप लोगों के 700 से 800 कॉन्सेप्ट जो है टोटल रिवाइज हो जाएंगे एकदम तेज़ी में दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये जो सीरीज़ है बहुत शानदार रहने वाली है। इस सीरीज़ के माध्यम से हम जो GK के, जो जनरल नॉलेज के जो 50 क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करने का काम करेंगे। तो दोस्तों अगले पार्ट में हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, 10,000 का टारगेट अपना पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने काम पे फोकस रहिए, कहीं भटकना नहीं है इस वक्त में। आप लोग अपना ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, हैव अ गुड डे, बाय, टाटा।